नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। ईरान इजराइल जंग हुई और तेज। नेतन्याहू की सेना ने ईरान के 6 एयरपोर्ट पर किया हमला। 15 फाइटर जेट हेलीकॉप्टर तबाह किए। ईरान का सरेंडर से इनकार। यूएनएससी की बैठक में अमेरिका ने ईरान को हड़काया। ब्रिटेन इजराइल ने कहा ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। रूस, पाक और चीन ने की एयर स्ट्राइक की आलोचना। डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी करना असीम मुनीर को पड़ा भारी। पाक के लोगों और विपक्ष ने बोला हमला। पीएम शाहबाज ने बुलाई एनएससी की बैठक। ईरान इजराइल जंग में विपक्ष ने फिर उठाए विदेश नीति पर सवाल। ईरान के समर्थन में आए कांग्रेस, लेफ्ट और सपा। बोले मोदी क्यों हैं खामोश। 4 राज्यों की 5 विधानसभा पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित। 1 पर बीजेपी और 4 सीटों पर विपक्षी पार्टियों ने किया कब्जा। खबरों में सबसे पहले बात ईरान इजराइल जंग की। आज जंग का 11वां दिन है, जो अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इजराइल ने ईरान के 6 एयरपोर्ट पर हवाई हमला किया है, जिनमें मशहद, तेहरान, हमादान, देसफुल और शाहिद बख्तिरी और तबरीज के एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। ड्रोन हमलों में ईरान के 15 सैन्य विमान और हेलीकॉप्टर तबाह हुए हैं। इन हमलों में हवाई पट्टियों, अंडरग्राउंड बंकरों, एक ईंधन भरने वाले विमान और ईरान के F-14, F-5 और AH-1 जैसे लड़ाकू विमानों को भारी नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ ईरान ने भी इजराइल के एक हार्मिस ड्रोन को मार गिराया है। इससे पहले इजराइल ने ईरान के शाहरूद में बैलिस्टिक मिसाइल का इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर भी बमबारी की। ईरान में अब तक 700 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि इजराइल में मौत का आंकड़ा 30 तक पहुंचा है। ईरान जो है बिल्कुल खात्मे की तैयारी है, खुद ही खत्म होने की तैयारी कर रहा है। देखिए, आज इजराइल ने जो हमला किया, तमाम एयरपोर्ट्स को जो तबाह किया, कई सारे उनके लड़ाकू विमानों को ध्वस्त किया, ऐसा लग रहा है कि ईरान के पास कोई एयरफोर्स है ही नहीं, कोई रेसिस्टेंस भी नहीं। दे आर जस्ट लाइक सिटिंग डक्स। अमेरिका का प्लेन आता है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को तबाह करके चला जाता है। इजरायली कभी 200 की संख्या में, कभी 50 की संख्या में, कभी 60 की संख्या में वो अपने एयरक्राफ्ट से लेकर के आते हैं, बमबारी करते हैं, चले जाते हैं। आपके पास उनको रोकने के लिए कुछ है ही नहीं। ना आपके पास एयरफोर्स है, ना आपके पास कोई सॉलिड एयर डिफेंस सिस्टम है। ये सब आपके तबाह और बर्बाद हो चुके। आपके पास सिर्फ बचा हुआ है वो भी मिसाइल। कब तक आप इस तरीके से लड़ाई लड़ सकते हैं? और यही वजह है कि पूरी दुनिया में अब जो ईरान के साथ है वो युद्ध को खत्म करना चाह रहा है। और आपने देखा कि किस तरीके से इजराइल हो या अमेरिका हो या फिर नाटो देश हो, ये सब कह रहे हैं कि भाई आप युद्ध खत्म करना चाहते हैं, आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सरेंडर कीजिए, मामला वहीं पे खत्म हो जाएगा। ईरान के लोगों के साथ किसी के कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, देश के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। बस आपके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, यही है। ऐसा लग रहा है कि जो जिद ईरान ने पकड़ लिया है, ये इनकी तबाही का कारण बनेगा। जी, खबरों में आगे का रुख करते हैं। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई। यूएनएससी की यह बैठक कल रात करीब 12:30 बजे हुई। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने ईरान के हालात और इजराइल अमेरिकी हमले से ईरान को हुए नुकसान की जानकारी दी। अमेरिका ने ईरान पर हमला करने की अपनी कार्रवाई को सही ठहराया। ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार विकसित न करने देने का संकल्प भी दोहराया। रूस, चीन ने हमले की कड़ी निंदा की और पाकिस्तान के साथ मिलकर इजराइल ईरान में संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा। साथ ही सभी सदस्य देशों को कूटनीति के जरिए विवाद सुलझाने की सलाह दी। यूएनएससी की इमरजेंसी बैठक हुई, वो भी ईरान के कहने पर। देखिए, ईरान
पता नहीं, बहुत ही कंफ्यूज किस्म की रणनीति पे चल रहा है। लड़ने का मादा है नहीं। आप सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में आप जाते हो, वहां डांट पड़ती है आपको, और इधर आपका सेनापति वो ये कह रहा होता है कि हम अमेरिका के ऊपर हमला करेंगे, हम अमेरिका के ऊपर चढ़ाई करेंगे, हम अमेरिकन एसेट्स के ऊपर हमला करेंगे। तो आदर तो आप बातचीत या कूटनीति के जरिए बात कर सकते हो, या फिर आप युद्ध से ही इसको निपटा सकते हो। फिर खबर यह आती है कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो है उसको बंद कर देंगे। आपके पार्लियामेंट से वो प्रस्ताव पास हो जाता है। अब खामनाई का आदेश जो है, तो आपको तय करना पड़ेगा कि आप युद्ध चाहते हो या नहीं चाहते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन ईरान। एक बात तय है कि ये कुछ लोग जो पैरेलल ड्रॉ कर रहे थे कि इराक की तरह ये फॉल्स फ्लैग है कि भाई इनके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और वो निकला नहीं और खामखा अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को मार दिया। यहां स्थिति पूरी तरीके से बदल गई है। ये बार बार आप इस चीज के ऊपर जिद पे अड़े हो कि आप न्यूक्लियर इनरिचमेंट का कार्यक्रम जारी रखेंगे। यही आपके लिए सबसे बड़ा एक बाधा बन के उभरा है कि कोई देश आपके साथ खड़ा होना नहीं चाहता। चीन हो कि रूस हो या पाकिस्तान हो, ये लिप सर्विस करेंगे, ये सिर्फ बयानबाजी करेंगे, लेकिन इन रियल टर्म्स आपकी मदद कोई नहीं करेगा। कोई आपको हथियार नहीं देने वाला, कोई आपको एयर डिफेंस सिस्टम नहीं देने वाला। और कब तक आप इस तरीके से मार को झेलते रहेंगे? अ टाइम विल कम जब आपको खुद ब खुद सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके तो तमाम जो एसेट्स हैं, जितने करीब 40 के आसपास आपके मिलिट्री जनरल जो है वो मारे गए, आपके साइंटिस्ट मारे जा रहे हैं, आपके हवाई अड्डों का हिसाब किताब लग जा रहा है। और अमेरिका ने तो बिल्कुल वो जाकर के आपके जहां आपका न्यूक्लियर आर्सेनल था उसको ही तबाह कर दिया। अब तो रिपोर्ट भी आ गई कि बाकायदा अंदर तक जो आपने टनल बना रखे थे वो अंदर घुस के वो तहस नहस कर दिया है। तो ईरान को ये सोचना पड़ेगा कि आप डिप्लोमेसी से इस मामले को सुलझाना चाहते हैं या फिर युद्ध से सुलझाना चाहते हैं। दोनों चीजें अब एक साथ नहीं चल सकती। जी, खबरों में अब बात मुनीर की। पाकिस्तान सरकार डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन करके फंस गई है। इस कदम से पाकिस्तान के लोगों में काफी नाराजगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी जनता ने सरकार के इस फैसले को मालिक को खुश करने की कोशिश करार दिया है। विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी सरकार की इस कार्रवाई की आलोचना की है, इसे चापलूसी बताया, और कुछ लोगों ने ट्रंप की तुलना चंगेज खान से भी की है। इस पूरे मामले ने पाकिस्तान की राजनीति में तूफान ला दिया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की छवि को नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद पीएम शहबाज शरीफ ने भी एनएससी की बैठक बुलाई, जिसमें मुनीर भी शामिल हुए। यानी पाकिस्तान में सियासी तूफान जो है वो बवाल मचा हुआ है। देखिए, इमरान खान की पार्टी के जितने भी सांसद हैं वो पार्लियामेंट के अंदर वो बकायदा इस चीज को उठा ही रहे हैं जी कि ऐसा आपने कैसे कर दिया। और ये तो ट्रंप के गोद में आप जाकर के बैठ गए और ट्रंप ने आपके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर दिया। आपने नोबेल पीस प्राइज के लिए उनको नॉमिनेट किया और एक दिन के अंदर उसने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। क्या आपको मालूम नहीं था कि ईरान के ऊपर हमला होगा? लेकिन मामला यहीं पे नहीं आ रहा। जो वहां पे विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है कि मुनीर साहब ये बताएं कि क्या आपने अमेरिका की मदद का आप आश्वासन देकर के आए? क्या अमेरिका हमारे एयर स्पेस को इस्तेमाल कर रहा है? क्योंकि ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि ये जो B-2 बॉम्बर जो हमला किए वो पाकिस्तान में इस तरीके से ये खबर चल रही है और पाकिस्तानी इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इमरान खान के लोग आगे बढ़ा रहे हैं कि ये जो प्लेन जो B-2 बॉम्बर जो ईरान के अंदर गया वो हिंद महासागर के अंदर एक डिगो गार्सिया है। डिगो गार्सिया से वो फ्लाइट करता है और वो समंदर के रास्ते अरेबियन सी क्रॉस करके वो ग्वादर के पास वो पाकिस्तान के एयर स्पेस में आता है और पाकिस्तान में एयर स्पेस को क्रॉस करने के बाद वो ईरान में इंटर करता है। ये थ्योरी ये पाकिस्तान के अंदर बड़ा प्रबल है। लोग इसलिए सवाल कर रहे हैं
कि भाई आपने क्या कर दिया। अब वहां बैठ के तो होगी, लेकिन जिस हिसाब से जो मुनीर की ताकत आपने फील्ड मार्शल बनाया है, तो वहां की सरकार के पास तो इतनी हिम्मत है नहीं, ना ही काबिलियत है कि आप आर्मी जनरल को सैक कर सके। कोई दूसरा देश होता अब तक मुनीर को सैक किया जा चुका होता, लेकिन वहां की स्थिति बड़ी विचित्र है। अब लोगों की नजरों में सरकार भी गुनहगार हो गई, आर्मी भी गुनहगार, और पाकिस्तान के अंदर ये जो अचानक से ये बवाल मचा है वो मुनीर के लिए और शहबाज शरीफ के लिए मुश्किल खड़ा करेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और खबरों में आगे का रुख करते हैं। ईरान इजराइल जंग में अमेरिका की एंट्री से भारत का विपक्ष भी परेशान है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के बाद जो तमाम नेता हैं वो भी भारत की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि भारत का चुप रहना उसके कमजोर उसे बनाएगा, और पवन खेड़ा ने आगे ये भी कहा कि यह बहुत हैरानी की बात है कि भारत पश्चिम एशिया की उथल पुथल में अपनी वो भूमिका नहीं निभा पा रहा जो वो हमेशा से निभाता आया है। अखिलेश यादव ने भी केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब दुनिया संकट में हो तब चुप रहना विश्व गुरु बनने के दावे के खिलाफ है। यानी कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी भी इसमें शामिल हो गई। आप इनके कमेंट्स के इंटेंट को देखिए जी, ये हिंदुस्तान के खिलाफ ही कमेंट कर रहे हैं। भारत विश्व गुरु बनेगा और अखिलेश यादव के पेट में दर्द हो रहा है ना। इसका मतलब तो यही है, भारत की साख बढ़ती है, इनको जो है अलग तरीके की बीमारियां शुरू हो जाती है। ये पवन खेड़ा कौन है कि भारत चुप है, वो रोल नहीं निभा। क्या रोल चाहिए भाई, क्या रोल चाहिए? ईरान के साथ खड़े हो जाएं, इजराइल के साथ खड़े हो जाएं, आप ही तय कर दो क्या रोल तय करना चाहिए। ये बार बार इन लोगों के मुंह पे कालिक पुत्ती है। यही पवन खेड़ा ये पाकिस्तान की भाषा 4 दिन पहले बोल रहा था। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो यही पूछ रहा था ना कि भाई 200 किलोमीटर दूर है, वहां से कैसे कोई पाकिस्तानी आ गया। ये हिंदुस्तान के लोगों ने किया है ना। ये पाकिस्तान परस्त, बेसिकली इनका दिमाग जो है वो मुसलमानों के वोट के ऊपर है। ये चाहते हैं कि भाई इजराइल माने आप जो है खड़े हो जाएं, बिल्कुल अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएं, ईरान के इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाएं। मुंह से आवाज निकलती नहीं है, तो ऐसा तो होगा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी इस युद्ध के बाद चुप नहीं है, इनके कान का पर्दा खराब हो गया है, इनको सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। ईरान से प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बातचीत की, ये खबर आई कि भाई ये झगड़े का समय नहीं है। दूसरी चीज, इजराइल के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, अमेरिका प्रोएक्टिव होकर के काम कर रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है, जो ये यही पवन खेड़ा, यही कांग्रेस पार्टी, यही विपक्ष ये बड़ा मातम मना रहा था कि ओ माय गॉड हमारी डिप्लोमेसी तो फेल हो गई, डोनाल्ड ट्रंप तो लंच कर रहा है। कितना महंगा पड़ गया लंच, हाँ कितना महंगा पड़ गया लंच। तो ये सारी चीजें हैं, विदेश नीति सरकार को तय करने देना चाहिए। वहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, ये पवन खेड़ा, अखिलेश यादव, केजरीवाल, इनको डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की ABCD नहीं आती। इनको वही काम करना चाहिए, गाली गलौज करना, मुसलमानों का वोट कैसे आए उसके ऊपर ध्यान देना। जो काम जिसका है उसको वो काम करने देना चाहिए। आप खामखा ये सोचोगे कि इतना क्राइसिस चल रहा है, इसके बीच में जाकर के आप चौधरी बनो। जो झगड़ा अपने सरहद से दूर है, उस झगड़े को हिंदुस्तान में नहीं लाने का है। अभी ईरान के ऊपर कुछ और कार्रवाई होगी। यही लीडर्स, यही पॉलिटिकल पार्टी ये हिंदुस्तान में उत्पात मचाएंगे। जी, खबरों के आखिर में बात उपचुनाव के नतीजों की। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए। गुजरात की विसावदर सीट पर
आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट गोपाल इटालिया जीत गए। उन्होंने बीजेपी के कीर्ति पटेल को हराया और गुजरात की कड़ी सीट पर बीजेपी के राजेंद्र कुमार दानेश्वर चावड़ा ने कांग्रेस कैंडिडेट रमेश भाई चावड़ा को 39,452 वोटों से हराया है। केरल की नीलांबूर सीट पर कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ के आरेदान शौकत ने जीत दर्ज की। उन्होंने सीपीआईएम के एम स्वराज को 11,077 वोटों से हराया। उधर पंजाब के लुधियाना वेस्ट सीट पर आप उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर टीएमसी ने जीत दर्ज की और 5 सीटों पर 19 जून को वोटिंग हुई थी। उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं वो क्या संकेत? देखिए, कोई संकेत नहीं होता। उपचुनाव आपने देखा कि कहीं कोई अरविंद केजरीवाल के अलावा किसी ने कोई कैंपेन नहीं किया जी। आपने देखा कांग्रेस के लीडर्स जो है राहुल गांधी लुधियाना में जाकर प्रचार कर रहे हों या गुजरात में जाकर के प्रचार कर रहे हों। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी वरिष्ठ लीडर को आपने देखा कि वो जाकर के वहाँ पे उपचुनाव होता है? लेकिन हाँ, इस उपचुनाव से एक बात तो साफ है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए राज्यसभा का रास्ता क्लियर कर लिया। लुधियाना सीट से उसका जीत जाना और भी बहुत ही मिनिस्क्यूल चीज़ों से वो जीत गए। अगर भारतीय जनता पार्टी 15,000 से ज़्यादा वोट लेकर के जो आ गई, अगर वो नहीं लाती तो शायद कांग्रेस पार्टी जीत जाती और ये हार गए होते। तो ये इनके लिए एक खुशखबरी है कि भाई अब चलो, जो अभी तक दिल्ली से चुनाव हारने के बाद अब राज्यसभा का रास्ता खुला है, तो वो राज्यसभा वो पंजाब के जरिए जाएंगे। फिर दूसरी चीज़, रिजल्ट आने के बाद जो सबसे बड़ा मैसेज आया वो मैसेज केजरीवाल ने दिया। उसने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की पिछलग्गू पार्टी हो गई है, ये बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। तो ये जीत कैसा, बहुत सारे अखबारों में मैं देख रहा हूँ कि भाई कि विपक्ष जो है 4 सीट जीत गया, 5 में से 4 सीटें विपक्ष जीत गया। भाई ये विपक्ष की जीत की किस तरह की खुशी मनाई जा रही है कि आप केरल में इंडिया अलायंस के सीपीएम और वामपंथी और कांग्रेस के बीच में झगड़ा शुरू। आप वेस्ट बंगाल में जो नतीजे आए उसमें टीएमसी और कांग्रेस में झगड़ा शुरू। गुजरात में जो रिजल्ट आया उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में झगड़ा शुरू। और पंजाब में ये तो सीधी सीधी लड़ाई ही कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में थी। तो इसका मतलब ये है कि इस रिजल्ट से जो इंडिया अलायंस है वो और टूटा है और बिखरा है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।